हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिस पे हम अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ स्टोरीज और कुछ एडवाइस आपसे शेयर करेंगे। आज के एपिसोड को और भी स्पेशल बना दिया है एक रिव्यू ने। हमें आरजी इंडिया ने आईट्यून्स पे रिव्यू किया है और वो लिखते हैं, अमेजिंग पॉडकास्ट फुल ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड विजडम। इट इज़ वेरी रिलेटेबल, ईजी टू लिसन एंड फन। A must listen for anyone seeking growth, happiness and success. Thank you RG India for this amazing review. रियली थैंक यू आरजी। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे लिसनर्स दे टेक आउट टाइम टू गिव अस अ रिव्यू एंड गिव अस देयर फीडबैक, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम जो भी कर रहे हैं उससे किसी को कुछ मदद मिल रही है, दे आर एबल टू रिलेट टू इट। और बहुत अच्छा लगता है ऐसी कोई भी रिव्यू पढ़ के। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है कि हम ज़्यादा मेहनत करें, बेटर कंटेंट लेके आएँ और ज़्यादा डिग डीप करें कि हमारे लिसनर्स को क्या पसंद है और वो कैसे हमारे कंटेंट से बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन। अगर आप आईट्यून्स पे हमें सुनते हैं तो आप हमें आईट्यून्स पे रिव्यू कर सकते हैं, या अगर आप किसी और पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे हमें सुनते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं contact@thegoodtalk.in पे, और आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगता है और हमें क्या नई चीज़ें करनी चाहिए। और हम बहुत ओपन है नए सजेशंस, नए टॉपिक्स और नए कमेंट्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अच्छी बातें लिखना ही ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ एडवाइस है हमारे लिए, या कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे आप हमसे एडवाइस चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू अस, और हम कोशिश करेंगे कि अपने आने वाले एपिसोड्स में हम आपसे उस बारे में बात कर सकें। सो लेट्स नाउ मूव टू टुडेज एपिसोड। सागर, हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं? तो आज के एपिसोड में हम पर्सनल ग्रोथ की बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली हाउ टू ब्रिंग बिग पर्सनल ग्रोथ इन योर लाइफ एंड हाउ टू मेक बिग चेंजेस इन योर लाइफ, ताकि आप वहाँ पहुँच सके जहाँ आप जाना चाहते हैं। हम नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हम लाइफ में बड़े होते जाते हैं, हम पर्सनल ग्रोथ के प्रोजेक्ट्स लेना कम कर देते हैं। अब ऐसा लगता है कि हम एक वर्जन पे अटक गए हैं और जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं वो सिर्फ बग फिक्सेस हैं जो हमें उसी लेवल पे सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है, पर हमारा वर्जन अपग्रेड नहीं हो रहा। हम कुछ नई चीज़ें नहीं कर पाते हैं, हम कोई नए प्रोजेक्ट्स अंडरटेक नहीं करते हैं। ये प्रोजेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। ये नई लैंग्वेज लर्निंग हो सकती है, ये कोई कंप्यूटर स्किल एक्वायर करना हो सकती है, ये कोई नया मार्शल आर्ट फॉर्म लर्न करना हो सकता है, या कोई भी अदर टेक्निक या कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है। हम नोटिस करेंगे जैसे ही हम जॉब के करीब आते हैं, हम कुछ भी नया करना बंद कर देते हैं और हमारी ग्रोथ काइंड ऑफ स्टैग्नेट हो जाती है। अक्सर एक कल्चरल नैरेटिव भी रहता है कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो तो आपको हर चीज़ बोर लगने लगती है और आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, बिकॉज यू हैव सीन इट अ लॉट और आप बार बार उसका रिपीट कर चुके हैं। तो कोई भी चीज़ अब नई नहीं रह जाती। व्हेन वी आर जस्ट बॉर्न, तब हम पहले 10 साल में जितना सीखते हैं, शायद हमारे बाकी के सालों में हम उतना कभी सीखते नहीं हैं। और आई थिंक इसका एक रीज़न ये भी है कि हम कॉन्शियसली कभी एफर्ट ही नहीं डालते कि हमको आता क्या है, हम सीखना क्या चाहते हैं और यहाँ से किस पॉइंट पे जाना चाहते हैं। श्योर, वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, हमारे पास बहुत आइडियाज़ होते हैं कि हमारी आइडियल लाइफ कैसी होगी या परफेक्ट सिचुएशंस हमारे लिए कैसी होगी, पर उसके तरफ काम करने में हम रुक जाते हैं बिकॉज हमें लगता है कि हम जहाँ पर हैं हम वैसे ही स्टक है। एंड दिस इज़ वेयर अ ग्रोथ माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको एक ग्रोथ माइंडसेट अपने अंदर लाना होगा कि आप कुछ भी सीख सकते हैं अगर आप उस पर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना शुरू करें। एंड दैट इज़ द बेसिस ऑफ दिस एपिसोड, कि अगर आपको कोई बड़ा चेंज अपने अंदर लाना है या अपने आप में कुछ बड़ी ग्रोथ देखनी है तो वो कैसे किया जाए। यहाँ पे मुझे जिम रॉन का एक कोट याद आता है जहाँ पे वो बोलते हैं कि वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। बेसिकली आपको अपने अंदर भी उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा जितना आप अपने जॉब में करते हैं, और उससे ज़्यादा, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी लाइफ में। हम लोगों को लगता है कि हम जॉब में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बट आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप बाकी एरियाज़ को जैसे जैसे निगलेक्ट करते हैं, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होने लग जाता है, आपको रिलेशनशिप्स में मज़ा आना कम होने लग जाता है, आपको एक जनरल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग कम होने लग जाती है, क्योंकि अब आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। जब आप स्कूल और कॉलेज में रहते हैं तो आपके पास ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आप नए स्पोर्ट्स पिकअप करते हैं, आप नई चीज़ें सीखते हैं, आप नई लैंग्वेजेस सीखते हैं, आपको नई इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलता है, तो आपकी ग्रूमिंग प्रोसेस काफ़ी होती रहती है। तो उस ग्रूमिंग प्रोसेस के कारण आपको सेटिस्फैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। आप भले ही उस पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दे या ना दे, आप कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे सीखते ही रहते हैं और उससे आपके अंदर एक कंटेंटमेंट की फीलिंग रहती है। बट जब हम जॉब करने लग जाते हैं या फाइनल ईयर्स में रहते हैं हमारे कॉलेज लाइफ के, हम सीखना बंद कर देते हैं और वो परस्यूट ग्रोथ की कम हो जाती है लाइफ में। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम वो ग्रोथ की प्रोसेस चालू रखें, क्योंकि नॉट ओनली इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि हाँ आप में काबिलियत है,
उसका स्पिल ओवर इफेक्ट भी हर जगह आता है। बेसिकली जब आप इंटरनली ग्रो करते हैं तो आप एक्सटर्नली और तेज़ी से ग्रो करते हैं। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, जैसे वी वांट अ सर्टेन कार, वी वांट अ सर्टेन होम, वी वांट अ सर्टेन टाइप ऑफ लाइफ पार्टनर। हम कुछ जगहों पे जाना चाहते हैं, कुछ लोगों से मिलना चाहते हैं, सो ऑन। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम जैसे हैं अगर हम एग्जैक्टली वैसे ही रहेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू गेट समवेयर एल्स। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर आप अपना जॉब जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आपका सपना है कोई 5 करोड़ का घर खरीदने का, तो दिस मीन्स कि आपने जहाँ पे जॉब स्टार्ट किया है वहाँ से आपके आगे की जर्नी एक बहुत अलग तरह की जर्नी होगी। यू कैन नॉट बी जस्ट द सेम एज यू वर एज अ स्टूडेंट एंड एक्सपेक्ट कि आप जब आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में तो आपको वो घर मिल जाएगा। यू हैव टू बिल्ड सर्टेन फाइनेंशियल हैबिट्स, यू हैव टू बिल्ड सर्टेन सेविंग हैबिट्स, यू हैव टू बिल्ड सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हैबिट्स, और तभी आप ये चीज़ कर पाएंगे। तो इससे आपको ये पता चलता है कि यू हैव टू चेंज समथिंग इंटरनली। आपको अपनी ग्रोथ धीरे धीरे अपने अंदर करनी पड़ती है ताकि आप एक्सटर्नली वो चीज़ पा सके जो आपको चाहिए लाइफ में। जब हम इस ग्रोथ की बात करते हैं तो हम उन सभी चीज़ों की बात करते हैं जो आप कर सकते हैं। आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप लीडरशिप या कम्युनिकेशन का कोर्स ले सकते हैं, आप एक मार्शल आर्ट फॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं लाइफ में। मे बी मैराथन रन करना या डांस सीखना, आप वह सभी कुछ सीख सकते हैं। अब कोई बैठा हुआ लिसनर वहाँ पे सोच रहा होगा कि मार्शल आर्ट सीखने से मेरे घर खरीदने की प्रोबेबिलिटी बढ़ने में क्या चांसेस है। सबसे पहला डायरेक्ट रिलेशनशिप तो उसका शायद यही है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर मैं डांस नहीं कर सकता हूँ और अब मैं डांस कर पा रहा हूँ तो मेरा अपने ऊपर बिलीफ, अपनी काबिलियत के ऊपर बिलीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड एक एरिया की सक्सेस आपको बाकी एरियाज में कॉन्फिडेंस ज़्यादा देती है कि आप मेहनत कर सकें। ऑल्सो कुछ स्किल्स डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं आपके गोल से। तो अगर आप एक लीडरशिप या कम्युनिकेशन का कोर्स लेते हैं या ह्यूमन साइकोलॉजी पे कोई कोर्स करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग फेलो ह्यूमंस की बढ़ती है। आप अपने ऑफिस स्पेस में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, आप लोगों के इमोशंस गेज कर पाएंगे और उन पे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, और ये सभी स्किल्स आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगी आपके जॉब में या आपके करियर में ग्रो करने के लिए। एंड बोला भी जाता है कि नो नॉलेज एवर गोज टू वेस्ट। इट इज़ नॉट ज़रूरी कि जो भी आप सीख रहे हैं उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा कोई आगे चीज़ जो आपको करनी है, पर कोई भी चीज़ सीखने से और उसमें थोड़ा बेटर होने से, उसमें थोड़ी मास्टरी लाने से आपको अंदर जो फील होता है उस फीलिंग का स्पिल ओवर इफेक्ट हर चीज़ पे आता है। तो आपको एक चीज़ का सक्सेस, जैसा कि चर्चिल ने कहा, हेल्प करता है दूसरी चीज़ में सक्सेस की तरफ मूव करने में। और मुझे ये भी लगता है कि आपको कभी नहीं पता कि कोई सी चीज़ जो आपने आज सीखी है वो कैसे आपको हेल्प करेगी आगे जाके। स्टीव जॉब्स अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि उन्होंने कैलीग्राफी क्लासेस ली थी जब वो कॉलेज में हुआ करते थे, और वो क्लासेस उनको बहुत हेल्प कर पाई थी जब वो एक्चुअली फ़ॉन्ट डिज़ाइन कर रहे थे मैकिन्टॉश के लिए। सो आपको सच में नहीं पता है कि आज जो आप स्किल एक्वायर कर रहे हैं वो कैसे और कब यील्ड करेगी। मे बी आपने आज सालसा डांस सीखा है, आपको नहीं पता किस पर्सनल या बिजनेस ओकेजन पे वो डांसिंग स्किल काम आएगी और आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे और आप दिखा पाएंगे कि आप जॉब में तो अच्छे हैं ही, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स या आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स भी उतनी ही अच्छी हैं। सो ऑलवेज टेक ऑन दी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको कुछ भी नया सीखने का मौका मिल रहा है। और जो भी आपने सीखा है वो बहुत अजीब तरीके से काम आता है। इसका एक और एग्जाम्पल मेरी पर्सनल लाइफ में भी है मेरे पास, कि जैसे मैंने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सीखे हैं, स्पेशली तबला, ड्रम्स एंड सो ऑन, और उनको सीखने की वजह से मेरा रिदम सेंस बहुत अच्छा है। मैं रिदम्स बहुत ईजिली कैच कर लेता हूँ। बट इवन दो मैं अभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता नहीं हूँ स्टेज पे, पर ये रिदम सेंस मुझे दूसरी जगह काम आता है। जैसे अब जब मुझे डांस करना होता है तो मेरे स्टेप्स भले ही अच्छे नहीं होंगे पर मेरी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। सो जब मैं वो ड्रम सीख रहा था तो आई रियली वांटेड टू बी इन अ बैंड, बट वो रिदम सेंस मुझे किसी दूसरी जगह पे काम आता है एंड दैट फील्स रियली ऑसम। एंड इसी तरह से आप जो भी स्किल सीखेंगे, अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगती तो उसको आपको सीखना चाहिए विदाउट थिंकिंग कि ये काम कब आएगी। यू नेवर नो कि लाइफ में आगे क्या होगा और कहाँ पे कोई चीज़ कैसे यूज़ होगी, बट एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग कॉन्स्टेंटली, यू नो कि आपके पास जब ज़रूरत होगी तो जो स्किल आपको चाहिए वो आपको काम आ जाएगी। ऑल्सो हर एक स्किल के साथ आपके ब्रेन का एक एरिया ओपन अप होता है। तो जो लोग म्यूज़िक की ट्रेनिंग लेते हैं जैसा कि आपने ली, उनके ब्रेन का एक एरिया ज़्यादा फंक्शनल होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिन्होंने कभी म्यूज़िक की ट्रेनिंग नहीं ली होती है। उसी तरह फॉरेन लैंग्वेज सीखने से या कोई डिफरेंट लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग नहीं है सीखने से आपका ब्रेन का दूसरा एरिया ओपन अप होता है। और ये सारे एरियाज ओपन अप होने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग की तरीका और उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सो क्योंकि आपके ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस ओपन हैं, आप एक ही चीज़ को अलग नज़रिए से देख पाते हैं जो शायद मैं ना देख पाऊँ, या
सागर ना देख पाए। तो फॉर इंस्टेंस जब आप और मैं एक चीज़ को नोटिस करते हैं तो हमारा देखने का तरीका बहुत अलग होता है, एंड इट इज़ बिकॉज कि आपका ब्रेन का अलग अलग पोर्शन उसको परसीव कर रहा है और मेरे ब्रेन के डिफरेंट पोर्शंस उसको परसीव कर रहे हैं। तो आपके पास ब्रेन ओपन अप करने की जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उतने अच्छे तरीके से और उतने होलिस्टिकली उस चीज़ को देख पाएंगे। एक चीज़ आप नोटिस करोगे लेकिन कि जब भी हम बड़े प्रोजेक्ट्स या कोई बिग चेंज की बात करते हैं तो हम सब में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। हमें लगता है कि ये चीज़ तो बहुत बड़ी है, ये करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, या फिर ये इतनी बड़ी है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एंड सो ऑन। एंड मैंने देखा है कि इसका कुछ एक रीज़न है कि हम किसी चीज़ को क्यों बिग बोलते हैं और किसी चीज़ को क्यों बहुत छोटा मानते हैं। जैसे अगर मैं किसी को कहूँ कि आज आपको एक कॉफ़ी पीनी है तो किसी को भी ये बहुत ही ईजी टास्क लगेगा, और अगर मैं किसी को कहूँ कि आपको पूरी कॉफ़ी खुद बनानी है तो उसको वो टास्क बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। इसका रीज़न ये है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स जो भी चीज़ें हम बड़ी बोलते हैं उनके हमें प्रोसेसेस नहीं पता होते, हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ अचीव कैसे की जाती है। अगर हमें पता होता है कि उनका प्रोसेस क्या है तो हमें लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, एंड वो टाइमलाइन हमें समझ में नहीं आती। वेरी फ्यू ऑफ अस हैव द स्किल कि हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 1 साल, 5 साल के टर्म्स में सोच पाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी 1 हफ्ते से ज़्यादा की प्लानिंग कर नहीं पाते, अनलेस कि हम किसी हॉलिडे की प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन मैंने देखा है कि किसी भी चीज़ को बड़ा बोलने का रीज़न यही रहता है कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है हमारे हिसाब से, एंड आई थिंक ये अनसर्टेनिटी इज़ व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम टेकिंग एक्शन एट ऑल। और यहीं पे हम लोग मात खा जाते हैं, बिकॉज हमें ये तो समझ में आता है कि हमें कोई चीज़ करनी है, लेकिन क्योंकि हमने उसको बड़ा लेबल लगा दिया है और हमने कह दिया कि हमें नहीं पता ये कैसे किया जाता है, या शायद इसका सही तरीका ये है और ये तो बहुत लंबा है, उस चक्कर में हम वो चीज़ पिकअप ही नहीं करते, एंड वी मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी टू डू मोर थिंग्स इन लाइफ एंड ग्रो मोर इन लाइफ। आपने अनसर्टेनिटी के अंदर जो 2 कारणों की बात करी कि एक तो आपको पता नहीं कि कोई चीज़ की कैसे जाती है और दूसरा उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। यही दोनों कारण थे कि मैंने कभी डांस परस्यू नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे जैसा इंसान जिसका हैंड और लेग कोऑर्डिनेशन इतना पुअर है, वो डांस सीख कैसे पाएगा? और ऑल्सो मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा और मैं उस टाइम के कमिटमेंट से डर जाता हूँ। और हम में से बहुत से लोग इसी तरह के फियर्स के कारण चीज़ें पिक नहीं करते हैं। बट मुझे लगता है कि कोई प्रोसेस पता नहीं होना और किसी चीज़ में टाइम ज़्यादा लगना आर नॉट गुड रीजंस कि आप किसी चीज़ को परस्यू ना करें। सो आपको क्या लगता है कैसे हम किसी चीज़ को जो कि हमारे माइंड में बहुत बिग है और जो हमारे माइंड में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है, रियल बना सकते हैं और उसे परस्यू कर सकते हैं? मुझे लगता है एक चीज़ जो हमें समझनी चाहिए इज़ व्हाई आर वी डूइंग समथिंग, या हम कोई चीज़ क्यों करना चाहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। रिसेंटली आई वॉज जस्ट फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड मैंने नोटिस किया कि उस फ्लाइट में फर्स्ट क्लास स्वीट्स थे, एंड दैट रियली इंट्रीग्ड मी, क्योंकि फर्स्ट क्लास ट्रैवल इज समथिंग आई रियली वांट टू डू समडे। और मैं जानना चाहता था कि ऐसा कौन पर्सन है जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाने के लिए $6,000 देने को तैयार है, जबकि द फ्लाइट वॉज लाइक मे बी 6 आवर्स लॉन्ग। तो पहले तो मैं बड़ा डरता था इस चीज़ से, तो मैंने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं करी थी कि हु ट्रैवल्स इन फर्स्ट क्लास। बट दिस टाइम आई वाज क्यूरियस बिकॉज आई न्यू व्हाई आई वांटेड टू डू इट। आई वांटेड टू डू इट बिकॉज आई वांटेड टू फील अबंडेंट अबाउट समथिंग, एंड इसीलिए मैंने पता किया कि हु इज़ अ टिपिकल फर्स्ट क्लास पैसेंजर। क्या ये बिजनेस वाले लोग होते हैं, या ये किस तरह का काम करते हैं, या उसमें डिस्काउंट्स मिलते हैं इसलिए वो जाते हैं, या सो ऑन। और मुझे पता चला कि समवन हु ट्रैवल्स रेगुलरली इन दी फर्स्ट क्लास स्वीट्स एंड फर्स्ट क्लास सीट्स इन एयरप्लेन्स, वो हफ्ते के 20-30 हज़ार डॉलर कमाता है। सो आई वॉज रीडिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस कि उनके लिए ये बहुत ही छोटी बात है कि किसी टिकट पे 5-6 हज़ार डॉलर लगते हैं, बिकॉज दे डू इट सो रेगुलरली एंड बिकॉज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो उसको काम बनाने की जगह दे हैव टू मेक इट रियली ईजी फॉर देमसेल्व्स टू ट्रैवल, और इसलिए वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं। क्योंकि मेरे रीजंस ऑफ अबंडेंस बहुत डिफरेंट हैं, तो इस पूरे उससे मुझे समझ में आया कि उनका जो वाई है वो कभी मेरा वाई नहीं हो सकता। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड माई ओन वाई, बिकॉज आई कैन नॉट बी दैट पर्सन। मैं वो पर्सन बनना नहीं चाहता लाइफ में, इन्वेस्टमेंट बैंकर या वॉट एवर, जो पूरे हफ्ते इतना सारा काम करता है। डेफिनेटली दे वर्क अलॉट एंड दे अर्न अलॉट, बट वो जिस तरह की लाइफ जीते हैं दैट्स नॉट माई लाइफ। एंड इसीलिए आपको अपने खुद के वाई ढूंढना जरूरी है। यू हैव टू नो वाई यू वॉन्ट टू डू समथिंग, उसके बाद ही आपको पता पड़ेगा कि हाउ यू गोना डू इट। ऑल्सो अगर आपको आपका वाई नहीं पता है और अगर आपने कोई बिग प्रोजेक्ट अंडरटेक कर लिया है तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस प्रोजेक्ट को सस्टेन करना। आप कल से प्रोजेक्ट बना लेंगे कि मैं मेडिटेशन की जर्नी चालू करूँगा और मैं 365 डेज़ तक मेडिटेट करूँगा।
आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, बट आपको अगर क्लियर रीजंस नहीं पता है कि आपने ये जर्नी क्यों स्टार्ट करी है, आप इससे क्या ड्राइव करना चाहते हैं, आप चौथे दिन करना बंद कर देंगे, क्योंकि देयर इज़ नो रीज़न ड्राइविंग यू टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप रिटन वे में क्लियरली अपने वाइज डिटरमाइन करिए कि मैं इस जर्नी पे चलना क्यों चाहता हूँ। जब ये जर्नी पूरी हो जाएगी तो मैं क्या आउटकम देखना चाहता हूँ। तो हो सकता है अगर आप मेडिटेशन की जर्नी चालू करते हैं तो आप देखना चाहते हैं कि ओके, मैं अपना पीस ऑफ माइंड बढ़ाना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा फोकस होना चाहता हूँ, या आपके कोई भी और रीजंस हो सकते हैं। अगर आपको आपके रीजंस पता नहीं है, आपको कभी कोर्स करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका रीज़न कोई चीज़ करने का कुछ और हो, बट जब आप जर्नी पे चल रहे हो तो आपको रियलाइज़ हो कि ओके, मुझे इससे तो ये आउटपुट मिल ही नहीं रहा है। तो आप कभी कोर्स करेक्ट करके अपनी जर्नी चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने बीच में जर्नी छोड़ दी तो आप डिसअपॉइंटेड फील होंगे अपनी सेल्फ स्टीम के केस में, क्योंकि आपको लगेगा कि आप तो कोई चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाए। इसके साथ ही इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपके पास सिर्फ एक वाई नहीं है, आपके पास मल्टीपल वाइज होने चाहिए। कोई आपका वाई होगा जो बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट या मेजर होगा, और कोई आपका वाई होगा जो बहुत छोटा सा होगा। बट ये सारे वाइज मिलके आपको एक पावर देते हैं किसी चीज़ पे टिके रहने की। एंड किसी भी जर्नी में सही डेस्टिनेशन पहुंचने का एक ही तरीका है कि आप वो जर्नी में टिके रहें। यू माइट टेक द रॉन्ग पाथ, यू माइट टेक द राइट पाथ फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर अल्टीमेटली अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। और ताकि आप गिव अप ना करें, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं, और सिर्फ एक रीज़न से नहीं, बल्कि जितने भी रीजंस आप फिगर आउट कर सकते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, इसको अगर आप अपने पास लिख लेंगे तो आपको वहाँ पहुँचने में ईजी होगा जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। और सिर्फ वाई फिगर आउट करना पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर देता है, आपको हाउ भी फिगर आउट करना है। आपको ये भी देखना होगा कि आपके करंट स्केड्यूल में और आपकी करंट लाइफ में वो हाउ फिट होता है कि नहीं होता है, कि आप कोई बिग जर्नी जो चालू करने वाले हैं वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मुझे याद है रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जहाँ पे यस थ्योरी, एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, ने कोलैबोरेट किया था विम हॉफ से। विम हॉफ एक आइसमैन है जिन्हें एक्सपीरियंस है बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स में रहने का। तो वो आइस बाथ्स करते हैं, वो पहाड़ों पे ऑलमोस्ट नेकेड चढ़ाई करते हैं, एंड वो कोल्ड में ही रहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गया था कि मुझे विम हॉफ की ब्रीदिंग मेथड सीखनी है। मैंने बहुत सारे वाइज आइडेंटिफाई कर लिए थे कि ओके, मुझे ये क्यों करना है। बट जैसे ही मैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पे आया कि हाउ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी करंट लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं उस चीज़ पे कमिट कर पाऊँ। उनकी ट्रेनिंग जो है वो 8 वीक्स की है, और 8 वीक्स में आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स देने पड़ेंगे उस मेथड को सीखने के लिए और उससे बेटर रिजल्ट्स लाने के लिए। तो मेरा वाई तो बहुत स्ट्रांग था, बट मेरा हाउ बड़ा वीक था। तो मैं करना तो बहुत सारे रीज़न से चाहता था, बट अगर मैं ये जर्नी चालू भी कर लेता तो मुझे पता था कि मैं उसमें आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि ओके, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इसे अपनी गोल लिस्ट में रख लेता हूँ, बट इसको करने का सही समय अभी नहीं है। तो जब आप कोई जर्नी स्टार्ट करने चाहते हैं तो आपको ये जान लेना भी बड़ा ज़रूरी है कि क्या आप उसको अभी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा प्लान बनाना जिसमें आप ये फिगर आउट करें कि ओके, नेक्स्ट 1 वीक में इस जर्नी को कैसे करने वाला हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये आइडेंटिफाई करने का कि आप वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आई थिंक यहाँ पे चर्चिल को मिसअंडरस्टैंड करना भी पॉसिबल है। आप सोच सकते हैं कि ही इज़ जस्ट सेइंग कि अरे मैं तो बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिंपली ये है कि इट्स अ वेरी कॉन्शियस चॉइस कि आप कुछ करना सच में चाहते हैं। यू हैव द इंटेंशन ऑल्सो टू डू इट, बट राइट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू इट बिकॉज यू हैव अदर कमिटमेंट्स। ऑफकोर्स हम सबके पास दूसरे कमिटमेंट्स होते हैं, पर क्योंकि हम सबकी जर्नी यूनिक है तो वी हैव certain amount of attention, time, money and resources that we can spend on something. अगर वो चीज़ें currently किसी और more important project में लगी हुई हैं तो then it is very simple to decide कि ये चीज़ मैं करूँगा but not right now. Just another example of this is कि मैं बहुत passionate हूँ इस बारे में कि लोग अपने lower back का ख्याल रखें, and in that direction मैंने एक पूरा कोर्स लिखा था जिसमें I was trying to collect everything that I know about fixing your lower back and कैसे आप अपने lower back का ध्यान रख सकते हैं। And this was a script for a video course. Now I had a long list of whys कि मैं ये करना चाहता था, from something like कि ये कोर्स मुझे बनाना है ताकि लोगों की हेल्प हो सके, and ये कोर्स मुझे बनाना है ताकि मैं इससे कुछ कमा सकूँ and so on. So I had a list of 25 reasons why I wanted to do it and I really wanted to do it. But मुझे समझ में आया कि currently मेरी लाइफ जिस तरह की चल रही है और जितना मैं इस टॉपिक के बारे में केयर करता हूँ, मैं इस टॉपिक के साथ जस्टिस कर ही नहीं पाऊंगा अगर मैं इसको छोटे छोटे बिट्स में करने की कोशिश करूँगा। सो देयर विल कम अ टाइम वेयर आई विल एक्चुअली टेक आउट टाइम फ्रॉम माई लाइफ टू ओनली डू दिस थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू।
तो जो पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ फ्रॉम चर्चिल्स एग्जाम्पल एंड फ्रॉम माई एग्जाम्पल इज कि लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सच में करना चाहते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस चॉइस कि उनको तभी करें जब यू आर एक्चुअली रेडी फॉर इट, व्हेन यू एक्चुअली वांट टू डू इट एंड व्हेन यू कैन एक्चुअली डू जस्टिस टू इट। बेसिकली हम जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं और उसे बीच में छोड़ देते हैं तो हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत ही नेगेटिव वे में हिट होती है, और हम वही नेगेटिव हिट बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप कोई जर्नी बीच में छोड़ें और फिर आपको लगे कि ओके यार मैं तो लायक ही नहीं हूँ। इसलिए बेटर है कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करें कि अभी किसी चीज़ को करने का सही समय है या नहीं। और उसका सबसे आसान तरीका है कि आप पहले फिगर आउट करके रखें कि आने वाले एक हफ्ते में और आने वाले एक महीने में आप किस तरीके से उस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, और एक बेसिक प्लान के साथ स्टार्ट करें। हो सकता है आपको मिडवे जाके वो प्लान चेंज करना पड़े, बट अनलेस यू डोंट हैव अ प्लान आप जर्नी पे स्टार्ट मत होइए, क्योंकि आप नेक्स्ट शाइनी ऑब्जेक्ट पे कूद तो जाएंगे, बट जब आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा तब आपका सेल्फ एस्टीम काफ़ी बुरी तरीके से हिट होगा, और वो आपकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट को पिक करने की ताकत को काफ़ी कम कर देगा। इसी के साथ एक और एडवाइस जो मेरी पर्सनली रहती है वो ये है कि कभी भी एक साथ 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पिक मत करिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 15 बड़ी चीज़ें एक साथ करना चाहता हूँ। अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो एक बार में एक ही चीज़ पिक करिए। यू कैन डू एनीथिंग अंडर द सन बट नॉट एवरीथिंग एट द सेम टाइम। सो आपके पास हो सकता है 10 से 15 आइटम्स हो जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। एक आइटम लीजिए, उसमें मास्टरी करिए या उसमें थोड़े लेवल तक आगे बढ़ जाइए, एंड जब आप बहुत कंफर्टेबल हो जाए उस जर्नी में तब नेक्स्ट जर्नी पिक करिए। हम सबको लगता है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्क करने के लिए कैपेबल है एंड वो एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है, बिकॉज इवन रिसर्च शोज कि ब्रेन एक बार में एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है। तो सिमिलरली आपको ये चीज़ अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में भी करनी पड़ती। यू कैन नॉट इम्प्रूव एवरीथिंग ऑल एट वंस। इनफैक्ट आप 2 चीज़ें भी एक साथ इम्प्रूव नहीं कर सकते, आपको एक बार में एक ही चीज़ पे फोकस करना होगा, एंड यू कैन डिसाइड कि आपके लिए करंटली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें ईगो का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपका ईगो आपकी सबसे वीकेस्ट चीज़ को पॉइंट करके बोलेगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। आप वो जर्नी ज़्यादा जल्दी ख़त्म करेंगे जिसमें आप थोड़ा आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रेंथ है जिसको आप थोड़ा और बेटर करना चाहते हैं, तो उसको ज़्यादा बेटर करना इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें उस जर्नी को आप जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। और जितनी जल्दी आप वो जर्नी कंप्लीट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतनी जल्दी बढ़ेगा, और उतनी जल्दी आप अपने नेक्स्ट थोड़े कम ग्रोथ वाले सेक्शन में जा सकेंगे और उसको ग्रो कर सकेंगे एंड सो ऑन। तो कहीं भी अगर ऐसा है जहाँ आपको लगता है कि इन सर्टेन एरिया ऑफ योर लाइफ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। स्टार्ट इन एन एरिया जहाँ पे आपको लगता है कि आप 2 पे हैं, 5 पे हैं, इनफैक्ट 8 पे है और सिर्फ 10 तक ही जाना है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता रहे वहाँ पहुँचने का जहाँ पहुँचना चाहते हैं, बाय स्मॉल सक्सेसेस इन द रो। सो वंस आपने वाई आइडेंटिफाई कर लिया है और हाउ आइडेंटिफाई कर लिया है, इट इज़ टाइम कि आप एक्चुअली उस जर्नी को स्टार्ट करें। बट जब भी आप कोई बिग जर्नी स्टार्ट करते हैं इट इज़ वेरी ईजी टू गेट स्केर्ड, क्योंकि आपको इतना सब कुछ करना है और वो इतना सब कुछ आपको डरा देता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ नेक्स्ट डे या करंट डे पे फोकस करें। आप कभी भी किसी बिग जर्नी को इन इट्स एंटायरिटी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको डरा देगी और कुछ करने ही नहीं देगी। अगर मैं कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ और मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ जाऊँगा जो उसमें मास्टर है, तो मैं उसका कोड देख के डर जाऊँगा और मैं सोचूंगा कि ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकता और मैं गिव अप कर दूंगा। सो उसका आसान तरीका ये है कि आप सिर्फ आज क्या करना है पे फोकस करिए कि ओके आज मुझे ये 5 टॉपिक्स याद करने हैं या आज मुझे 5 नए वर्ड्स याद करने हैं इस न्यू लैंग्वेज के, और उस दिन के टॉपिक पे फोकस करें, ना कि पूरी जर्नी पे। स्टेप बाय स्टेप जाके इंसान चांद पे भी पहुंच चुका है, वी हैव बीन देयर। तो ऐसा नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल जर्नी जितनी इम्पॉसिबल लगती है उतनी वो एक्चुअली हो, बट अगर हम किसी भी जर्नी को उसकी पूरी टाइमलाइन या एंटायरिटी में देखते हैं तो हमें लगता है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम करेंगे कैसे, या वहाँ हम पहुँचेंगे कैसे, हमें वो कैपेबिलिटी है भी या नहीं। पर अगर हम पर डे के बेसिस पे चल रहे हैं तो इट इज़ वेरी ईजी दैट इफ़ यू आर लर्निंग टू वॉक अ मैराथन यू कैन वॉक 1 स्टेप एट अ टाइम। तो अगर आप एक एक कदम लेके चलेंगे तो आपको हमेशा आसानी होगी। अगर आप एक थॉट एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो थिंक अबाउट अ टाइम जब आपको स्विमिंग नहीं आती थी। अगर उस टाइम पे आपको कोई सीधे डीप एंड ऑफ द स्विमिंग पूल में फेंक देता तो चांसेस आर 10% की शायद आप तैर जाते, बट इट इज़ मोर लाइकली कि आप डूब जाएंगे।
हाउएवर अगर आप शैलो सेक्शन में स्टार्ट करते हैं और धीरे-धीरे अपनी स्किल बढ़ाते हैं, तो ऑटोमैटिकली आप डीप एंड में बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। तो इट इज़ नॉट दैट कि आप पूरे स्विमिंग पूल को एक साथ देखें एज़ अ चैलेंज, बट जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप आज के लिए, देन टुमारो द नेक्स्ट स्टेप फॉर टुमारो एंड सो ऑन। ऑल्सो जब आप इस पूरी जर्नी के स्टेप्स ले डाउन कर रहे हैं, तो मेक इट अ पॉइंट कि आपका जो हाउ है वो इस तरीके से डेवलप होना चाहिए जो आपको जीत दिला सके। डोंट प्लान फॉर फेलियर। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम ईगो में आके बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं और बड़े बड़े टास्क दे देते हैं पर दिन के लिए। सो अगर मुझे रीडिंग स्टार्ट करनी है तो मैं सोचूंगा इस साल मुझे 50 बुक्स पढ़नी है। दिस इज़ अ रेसिपी फॉर फेलियर, क्योंकि अगर आपको 50 बुक्स एक साल में पढ़नी है मतलब आपको हफ्ते में एक बुक ख़त्म करनी ही पड़ेगी। और हफ्ते में एक बुक ख़त्म करने का मतलब है आपको ईजिली 50 to 60 पेजेस पर डे पढ़ने हैं। और हो सकता है आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो, आप पहले और दूसरे दिन जीत जाएं, पर तीसरे दिन आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। फिर 2 हफ्ते निकल जाएंगे और एक बुक खत्म नहीं होगी और आपको लगेगा ओके अब तो क्रैम करना पड़ेगा टाइम। तो यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर फेलियर। तो ऐसे टास्क डिज़ाइन करिए जिनमें आप जीत सकते हैं, ना कि ऐसे टास्क जिसमें फेलियर के चांसेस बहुत हाई हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि आपको टॉर्टोइज बनना है इस लाइफ में। आपको रेगुलर बेसिस पे एक्शन लेके आगे बढ़ते जाना है। एक बार में तेज़ दौड़ने से आप दौड़ तो लेंगे, पर आपकी सांस फूल जाएगी और आपको रुकना पड़ेगा। तो इट इज़ बेटर कि आप छोटे छोटे टास्क करें और रेगुलर बेसिस पे आगे बढ़ सके। और दूसरा कि जो जीत की खुशी होती है, अगर मैंने रोज़ सिर्फ 5 पेजेस पढ़ने का डिसीजन लिया है और मैं 5 पेजेस पढ़ते जा रहा हूँ, तो तीसरे चौथे दिन पे मुझे जीत का मोमेंटम आने लगेगा। मुझे लगेगा मेरी स्ट्रीक 4 दिन लंबी है, तो 5वें दिन करना बहुत आसान हो जाएगा। और क्योंकि वो एक बहुत ही छोटी सी स्टेप है, मैं वो करता जाऊँगा। जब आप 10वें दिन पे होंगे तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैंने 10 दिन तक लगातार ये चीज़ की है, तो अब ये और आसान हो जाता है। तो सेट अप योरसेल्फ फॉर सक्सेस। आप ऐसे छोटे गोल्स ले डाउन करिए जिनको पूरा करना बहुत आसान है और उस जीत के मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करते जाइए। और आपके माइंड को पता होना चाहिए कि प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है। एंड जो माइलस्टोन्स हम सेट करेंगे वो हो सकता है कि वो आप इमीडिएटली मेजर नहीं कर पाएँ। तो इसलिए आप छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपके माइंड को पता चलता रहे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट मंथ यानी कि अक्टूबर में मैंने अपने 2-3 साल के वर्कआउट का बेस्ट मंथ लिव किया है, जिसमें मैं 4 हफ्ते लगातार जिम गया हूँ एंड आई हैव वर्कड आउट लाइक आई हैव नेवर वर्कड आउट बिफोर। अब मुझे पता था कि ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा, तो मैंने एक छोटा-सा कैलेंडर बनाया अक्टूबर के मंथ के लिए, जिसमें मैं रोज़ आके जिम से टिक ऑफ करता था जब मैंने वो डे कंप्लीट कर लिया। एंड जैसे-जैसे उसमें टिक्स बढ़ते जा रहे थे, मेरे माइंड को पता चलते जा रहा था कि इस जर्नी में हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये कमिटमेंट बहुत छोटा था क्योंकि आई जस्ट हैड 30 डेज़ टू वर्क आउट ऑन, और वो मेरे माइंड को एक ऐसा टाइम स्केल लगता था जो वो डाइजेस्ट कर सकता था। सो दिस गोज़ इनटू व्हाट चर्चिल वाज़ सेइंग कि आपको ऐसे गोल्स रखने हैं जो आपको लगता है आप कर तो सकते हैं एट द वेरी लीस्ट, एंड देन ऑन दैट जर्नी यू हैव टू फोकस कि आज क्या करना है। जैसे कि मेरा फोकस था कि एवरी डे आई ओनली यूज्ड टू फोकस कि आज मुझे किसी भी तरह जिम पहुंचना है एंड सो ऑन। इस तरह से कुछ विजुअल एड्स यूज़ करके, कुछ इंकैंटेशंस यूज़ करके, कुछ मेजरमेंट्स यूज़ करके आप अपने आप को बता सकते हैं कि यू आर ऑन अ जर्नी और उस जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे लगती है बहुत पावरफुल है इज़ टू राइट डाउन एवरी विन दैट यू गेट ऑन द जर्नी। नो मैटर कि कोई विन कितना छोटा है, आपको वो चीज़ लिखनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम जब किसी जर्नी पे चल रहे हैं तो हमें उसका काम तो दिखता है, पर उस काम से हमने क्या अचीव किया वो दिखना बंद हो जाता है। जस्ट टू एड ऑन टू माई एग्जाम्पल फ्रॉम माई लास्ट मंथ, मैंने हर दिन लिखा कि उस दिन मैंने क्या अच्छा किया। किसी दिन दिस वॉज समथिंग एज सिंपल एज गेटिंग टू द जिम ऑन टाइम, किसी दिन किसी ने मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, किसी दिन मैंने अपना वेट जो मैं उठाता था उससे ज़्यादा उठाया, किसी दिन मैंने रेप्स थोड़े ज़्यादा किए, किसी दिन मेरे ट्रेनर ने मेरी तारीफ़ करी एंड सो ऑन। और ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज़ मेरे पास 25 ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अच्छी की या जो मेरे साथ अच्छा हुआ या किसी ने मुझे अच्छा कहा। नाउ व्हेन आई लुक बैक तो मुझे समझ में आता है कि वो पूरी जर्नी में दीज लिटिल विन्स वर रियली इंपॉर्टेंट टू कीप मी गोइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। और इसलिए मुझे लगता है कि अपने विन्स लिखना बहुत ज़रूरी है। आई रिमेंबर मैंने रिचर्ड ब्रांसन की एक बुक पढ़ी थी, लूजिंग माई वर्जिनिटी, एंड ही सेड कि एज ही वॉज ग्रोइंग हिज कंपनी वो कॉन्स्टेंटली अपनी जर्नी के बारे में लिखते जाते थे, बिकॉज ही वॉज श्योर दैट सम डे ही इज़ गोना राइट अ बुक अबाउट इट, और उसमें ये सारे नोट्स उनको काम आएंगे। हो सकता है कि आपकी जर्नी आपके लिए यूनिक है और हो सकता है कि आप उसके लिए कोई बुक ना लिखें, बट लेटर ऑन एज यू आर गोइंग थ्रू द जर्नी, एज यू अचीव्ड व्हाट यू वांटेड टू अचीव, जब आप लुक बैक करेंगे और जब वो आप नई जर्नी स्टार्ट करेंगे तो ये विन्स आपको हेल्प करेंगी नया मोमेंटम गेन करने में। ऑल्सो विंस लिखने के साथ साथ आपको मीनिंगफुल माइलस्टोन्स भी बनाने चाहिए अपनी जर्नी में। सो आपको ऐसे सेट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए
जहाँ पे जब आप उस सेट पॉइंट पे पहुँचेंगे तो आप सेलिब्रेट करेंगे और अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे। अगर आप लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी पे हैं तो आप ये माइलस्टोन बना सकते हैं कि जब मैं एक कंप्लीट सेंटेंस बोल पाऊँगा तो वो माइलस्टोन नंबर 1 होगा। जब मैं किसी से कन्वर्स कर पाऊँगा तो माइलस्टोन नंबर 2 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अपनी इस जर्नी में मीनिंगफुल माइलस्टोन्स बनाइए, जहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो आपको अचीवमेंट की फीलिंग आएगी। होता क्या है कि अगर हम कोई जर्नी करते हैं और अगर हम कोई चीज़ कर लेते हैं तो हमारी नज़रों में उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी पूरी डिमीन ही कर दें। जब हमने वो जर्नी स्टार्ट नहीं की थी, वो हमारे लिए बहुत ही गार्गेंजुअस टास्क था, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो जब हमने उसे कंप्लीट कर लिया है तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। सो अपनी जर्नी में छोटे छोटे मीनिंगफुल माइलस्टोन्स बनाइए, और जब आप उन माइलस्टोन्स पे पहुँचते हैं तो उसे सेलिब्रेट कीजिए और अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, बड़ा हेल्प करता है अपने एनवायरनमेंट को भी शेप करना। तो अगर आप किसी इस तरह की जर्नी में कदम रख रहे हैं तो आप ऐसे क्यूज़ अपने आसपास रखिए जो आपको प्रॉम्प्ट करते रहें कि आपको उस चीज़ करनी है। सो आप डेट और टाइम फिक्स कर सकते हैं, आप अपनी सराउंडिंग्स को उस तरह से ग्रूम कर सकते हैं ताकि आप वो जर्नी पे आसानी से चल सकें। अगर आपने कभी गार्डन में कोई प्लांट उगाया है तो यू नो कि उस प्लांट को बड़ा होने के लिए और उसमें फूल आने के लिए उसको कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें वो ग्रो कर सके। You have to give it the right amount of sunlight, you have to give it the right amount of manure, the right amount of soil and the right amount of water, ताकि वो वहाँ तक पहुँच सके जो उसका पोटेंशियल है। एंड दिस अप्लाइज टू यू एज वेल। अगर आप कैक्टस को उठा के डेजर्ट में लगाएंगे तो कैक्टस ग्रो कर सकता है क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट के लिए बना है, बट वहीं अगर आप एक गुलाब को उठा के डेजर्ट में लगा देंगे तो वो कभी वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड सिमिलरली यू हैव टू बी इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आप ग्रो कर सकें। आपके कैक्टस बनने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट। और ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैन बी फिजिकल एज वेल एज मेंटल एंड इमोशनल। हो सकता है आपका वर्क स्पेस ऐसा हो जहाँ पे आप ऐसी चीज़ें रखें जो आपको इंस्पायर करें आगे बढ़ने के लिए। आपका घर पे जो स्टडी है या आपका जो बेडरूम है वो आपको इंस्पायर कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पीपल दैट आर अराउंड यू शुड इंस्पायर यू टू डू वॉट यू आर डूइंग। उनको पता होना चाहिए कि आप किस जर्नी पर हैं, ताकि वो उस जर्नी में भले ही कुछ डायरेक्ट हेल्प ना कर सके पर एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके। सो बिगिनिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स टू योर स्पाउसेस टू योर फ्रेंड्स एंड योर ट्रेनर्स एंड मेंटर्स, सबको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। जब ये उनको पता होता है तो इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आप उस जर्नी पे चल सकते हैं एंड वेयर पीपल विल कीप सपोर्टिंग यू ताकि आप आगे बढ़ते रहें। और इसमें लोगों का सपोर्ट लेना भी बड़ा अच्छा रहता है। तो अगर आपके घर पे लोगों को पता है कि आप कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी कर रहे हैं और वो आपके लिए इतना मायने क्यों रखती है, सो प्रोबेबली वो आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। अगर आप अपने घर वालों को बताएंगे कि ओके, मैंने 365 डेज ऑफ स्वेट का चैलेंज लिया है और मैं रोज़ जिम जाना चाहता हूँ, तो वो अब आपको फोर्स नहीं करेंगे रात में देर तक जागने के लिए। वो बहुत सी चीज़ें लेट गो कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि ये गोल आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगे। तो किसी भी जर्नी पे अकेले शेर खान बन के चलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मेंटर्स की हेल्प ले सकते हैं। लाइफ में बड़ी हेल्प हो जाती है अगर आप उन लोगों से जो वो उस जर्नी पे ऑलरेडी चल चुके हैं एडवाइस लें, उनके सजेशंस लें और उनकी टिप्स पे चलते हुए वही जर्नी करें। आप उन सभी हर्डल्स से बच जाते हैं, उन सभी ऑब्स्टिकल्स को पार कर लेते हैं ईजिली जो उस जर्नी पे आने वाले हैं, क्योंकि आपको कोई ऑलरेडी बता चुका है कि ओके, ये दिक्कत आने वाली है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और इससे निकलने का तरीका ये है। तो जब हमारे पास एक मेंटर या कोच होता है तो वो हमें गाइड कर सकता है कि ओके, इस प्रोसेस को इस तरीके से किया जा सकता है। तो टेक हेल्प ऑफ मेंटर्स एंड कोचेस। वो आपकी जर्नी का ड्यूरेशन बहुत छोटा कर देते हैं एंड दे मेक द जर्नी वेरी इजी बाय ऑफरिंग सॉल्यूशंस बिफोर द प्रॉब्लम एक्चुअली अकर्स। मेंटर्स और ट्रेनर्स के अलावा एक पर्सन जो आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए वो है कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपका दोस्त हो, आपका फैमिली मेम्बर हो, या कोई ऐसा जो सेम जर्नी पर है जो आप ले रहे हैं। और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का सिर्फ एक काम है कि जब आप थकने लगे, जब आप गिव अप करने के आसपास हो, या जब आप बहाने मारने लगे, तो वो आपको कॉल आउट कर सके कि हे, दिस इज़ नॉट राइट, यू सेड यू वुड डू दिस, और वो आपकी इंटीग्रिटी बनाए रखता है। तो कोई ऐसा आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपको कमिटेड रखे आपके गोल्स पे। इसलिए नहीं कि आप अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते, बट इसलिए बिकॉज एक्सटर्नली किसी पर्सन के होने से यू कैन हेल्प बिल्ड योरसेल्फ एंड हेल्प बिल्ड देयर लाइफ एज वेल। सो आई होप हमारी टिप्स आपको हेल्प करेंगी अपने लाइफ में बिग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स लेने के लिए और उन पे वर्क करने के लिए। आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया कि कैसे आपको अनसर्टेनिटी से नहीं डरना चाहिए और क्लियरली अपने वाई और हाउस डिफाइन करके उस जर्नी पे मूव करना चाहिए। कैसे आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, अपनी फैमिली और अपने एनवायरनमेंट को
यूज़ करके उन पे आगे बढ़ सकते हैं। और कितना ज़रूरी हो जाता है हर दिन के इंडिविजुअल टास्क डिफाइन करके सिर्फ उन्हीं पे फोकस करके उस बिग जर्नी पे आगे बढ़ना। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, और वो है एक्सरसाइज ऑफ द वीक। इस हफ्ते की एक्सरसाइज के लिए हम चाहते हैं कि आप एक्ट ऑफ जनरॉसिटी करें। ये जनरॉसिटी का एक्ट कुछ भी हो सकता है। आप एक बच्चे को चॉकलेट खिला सकते हैं, आप एल्डर्स के पास बैठ के उनकी बातें सुन सकते हैं। ऐसी सर्विस जो आप यूज़ करते हैं, आप उनके क्रिएटर्स को लिख सकते हैं कि आपको वो सर्विस कितनी अच्छी लगती है। हेक, आप हमें लिख सकते हैं कि आपको हमारा पॉडकास्ट कितना अच्छा लगता है। और ऐसी कोई भी एक्ट ऑफ जनरॉसिटी कीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके एक सिंपल ग्रैटिट्यूड से या सिंपल एक्ट ऑफ जनरॉसिटी से सामने वाले को कितना अच्छा लगता है, और इंटर्न आपको कितनी खुशी मिलती है जब आप वो एक्ट ऑफ जनरॉसिटी करते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है। आप घर का कोई काम पिक कर सकते हैं, आप किसी अपने कॉलीग को पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा काम जो वो बहुत दिन से टाल रहा हो, जो आप पिकअप करके जल्दी कर सकते हैं उसके लिए। या जैसे कि चर्चिल ने शेयर किया कि यू कैन राइट टू समवन जिसके आप फ़ैन हैं, और उनको बता सकते हैं कि क्यों आप उनके फ़ैन हैं और आपको उनके बारे में क्या अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करती है एक पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट करने में, एंड देन यू कैन यूज दिस पॉजिटिव एनर्जी टू डू अदर थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आपको कोई एक्ट ऑफ जनरॉसिटी समझ नहीं आ रहा है, तो गिविंग पीपल जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स इज़ द ईजिएस्ट वे कि आप इस तरीके से उनकी लाइफ में और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं। सो से थैंक यू टू पीपल, टेल देम वाई दे आर सो ग्रेट, एंड इन डूइंग सो यू वुड स्प्रेड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू द गुड टॉक पॉडकास्ट दिस वीक। हम हर हफ्ते कुछ टॉपिक उठा के लाते हैं जिसपे हम अपने एक्सपीरियंसेस, एडवाइस और स्टोरीज आपसे शेयर करते हैं, विद द होप कि आप इनको यूज़ करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं हम उनके बारे में पॉडकास्ट पे बात करें, तो प्लीज़ डू राइट टू अस। यू कैन कॉन्टैक्ट अस बाय सेंडिंग एन ईमेल टू contact@thegoodtalk.in। ऑल्सो विल अर्ज ऑल आर लिसनर्स कि ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। इस पॉडकास्ट को शेयर करने के लिए जस्ट गिव देम द लिंक thegoodtalk.in, और वो ये पॉडकास्ट ब्राउज़र में या अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग ऐप पे सुन सकते हैं। With that, it's time to say goodbye to all of you. We are your host, मैं हूँ सागर, और मैं हूँ चर्चिल। saying bye bye. बाय बाय।